प्यारे बच्चों, समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलति। समाज की जो गाड़ी है, यान मतलब गाड़ी, समाजस्य षष्ठी विभक्ति लगा है, बालकस्य काके की। तो जो समाज की गाड़ी है, पुरुष च मतलब और, नारी, पुरुष और नारियों के योगदान से चलती है, दोनों से चलती है, सहयोग से चलती है, सिर्फ एक से नहीं चलती है। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, साहित्य में भी दोनों का, उभय मतलब दोनों, यानी कि नारी और पुरुष दोनों का समान महत्व है। पंक्ति समझ में आ रही है? क्या लिखा है कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से ही चलती है। पूरा समाज अगर नारी न रहे, पुरुष न रहे, तो समाज नहीं चल पाएगा। साहित्य में भी दोनों का, उभयोः, दोनों का समान महत्व है बच्चों, समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोऽपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। इस समय सभी भाषाओं में, साहित्य रचनाओं में, अधुना आजकल, आज के समय में, इस समय, सर्वभाषासु सभी भाषाओं में, सप्तमी विभक्ति लगा है, सभी भाषाओं में, साहित्य की रचनाओं में स्त्रियों अपि, अपि मतलब भी, स्त्रियां भी तत्पर है और उनका लाभ देखने को मिलता भी है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ पुरुष का ही योगदान है, स्त्रियां भी प्रयास कर रही हैं और यश यश पा रही हैं। कौन? स्त्रियां। यशश्च लभन्ते। इस समय सभी भाषाओं में, साहित्य की रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर हैं, संति हैं, यशश्च लभन्ते, च मतलब और यश लाभ मतलब यश प्राप्त कर रही हैं, नाम सम्मान सब प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यन्ते। संस्कृत के साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में न्यूनाधिक मतलब कम चाहे अधिक योगदान प्राप्त होता है। थोड़ा सा योगदान जो है, कम चाहे ज्यादा कहिए, लेकिन योगदान मिलता है स्त्रियों का। पाठे अस्मिनति प्रसिद्धानाम लेखिकानामेव चर्चा वर्तते। इस पाठ के अंदर अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का नाम का चर्चा करेंगे हम लोग। चर्चा मिलने को मतलब दिखेगा। साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत, जो साहित्य के खजाना में, साहित्य के विकास में उनका योगदान प्राप्त होता है, उनका हम लोग चर्चा आज इस चैप्टर में करें। प्यारे बच्चों, यहां पे गौर करिएगा सभी लोग। मैं फिर से कहता हूं कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारी के योगदान से चलता है, सहयोग से चलता है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आज के समय में या इस समय में सभी भाषाओं में, साहित्य की रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर है और यश प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत के साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में इनका थोड़ा बहुत कम ज्यादा योगदान है, योगदान प्राप्त होता है। इस पाठ के अंदर हम अति प्रसिद्ध, पाठे अस्मिन नति, अति अति प्रसिद्ध यानी कि बहुत फेमस लेखिकाओं की चर्चा हम करते हैं इस चैप्टर के अंदर, जिनसे साहित्य निधि पूर्णे मतलब साहित्य के खजाने की पूर्ति में उनका जो योगदान गए प्राप्त होता है, उनका चर्चा हम करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर क्या कह रहा है? संस्कृत साहित्य लेखिका। हम लोग संस्कृत के साहित्य में लेखिकाओं का भी योगदान समझेंगे, लेखिकाओं का योगदान समझेंगे कि ये जो आज का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जो लेखिका लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेखक तो पढ़े ही है ना। संजीव कुमार जी, क्या दिक्कत है बताइए। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आया तो यस और नो जरूर बताएं फटाफट से, यस और नो जरूर बताएं फटाफट से। बहुत बढ़िया,
बहुत सुंदर, समझ में आ गया आप लोग को, ग्रेट। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर में कहा जा रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विविनय कविभिः शास्त्रकारस्य संवर्धितम्। पढ़ने तो आता है ना संस्कृत, जिसको हिंदी पढ़ने आता है वो संस्कृत पढ़ लेगा। बस माथा पे जो अनुस्वार दिख रहा है इसको म कहते हैं उच्चारण में, ऐसे है विपुल, लेकिन बिंदी लग गया तो विपुलम संस्कृत साहित्यम। चलो, यही अनुस्वार जब बीच में आता है तो आधा न का उच्चारण देगा, अंत में आएगा तो आधा म का उच्चारण देगा। ये विपुलम हो गया, लेकिन यहाँ पर संस्कृतम, यहाँ संस्कृत साहित्यम। तो विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारस्य संवर्धितम, यानी कि विशाल संस्कृत साहित्य। विपुल का मतलब विशाल होता है। विपुल का मतलब क्या हो गया बच्चों? विशाल। विपुल का मतलब विशाल। देखिए, विशाल संस्कृत साहित्य जो है बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों से ही संवर्धित हुआ है। जो शास्त्र के ज्ञाता है, जो कवि हैं, उन लोगों से मिल करके संस्कृत जो है विशाल बना है। संस्कृत का साहित्य बहुत बड़ा बना है। तो इसमें कवियों का योगदान है। शास्त्रकार, शास्त्रकार किसको कहा जाता है? जो शास्त्र के विद्वान हैं, जो शास्त्र के बारे में जानते हैं, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं। वैदिक काला, वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। इसका मतलब यह है कि वैदिक काल से, देखिए लिखा है वैदिक कालादारभ्य, जब वेद का समय चलता था, जब वेदों का युग था, तो वैदिक काल से ही शास्त्रों के, काव्यों के और शास्त्रों और काव्यों की रचना में और संरक्षण में, देख रेख करने में, संभालने में, यथा जिस प्रकार पुरुष ने अपना योगदान दिया, उसी प्रकार तथैव, उसी प्रकार स्त्रियों अपि, स्त्रियां भी, अपि मतलब भी, स्त्रियां भी अपना योगदान दी हैं, इनका भी योगदान प्राप्त होता है। यानी कि शास्त्रों के, काव्यों के रचना में और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष का योगदान रहा है, उसी प्रकार स्त्रियों का भी योगदान रहा है। समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? एक बार बताएंगे सभी विद्यार्थी फटाफट से। भूतकाल क्या है? बीता हुआ काल को भूतकाल कहते हैं, जो बीत चुका है। समझ गए संजीव भैया? बाकी बच्चे बताएंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई? फटाफट से बता दो। यहां पर ये लिखा गया है कि संस्कृत का जो ये विशाल साहित्य है, विशाल संस्कृत साहित्य में अनेकों प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों से ही ये संवर्धित हुआ है, आगे बढ़ा है। वैदिक काल से ही शास्त्रों के, जो शास्त्र बनाया गया है, जो नियम है, बहुत सारी चीजें शास्त्र के अंदर पढ़ने को मिलता है। वैदिक काल से शास्त्रों और काव्यों की रचना, कविताओं, काव्य जो लिखे गए हैं, उनकी रचना में, संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष का योगदान रहा है, सहयोग रहा है, उसी प्रकार स्त्रियों का भी रहा है। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? तो क्लास में समझने की कोशिश करिए, क्लास में रह के कहीं और मत रहिए। वैदिक युगे मंत्रणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिकायपि सन्ति। मतलब क्या है कि वैदिक युग में, वैदिक युग जब वेद का समय चल रहा था, उस युग में मंत्रणाम दर्शका न केवला ऋषयः, मंत्रणाम दर्शका न केवला ऋषयः, इसका मतलब
मंत्रों के जो दृष्टा थे केवल ऋषि ही नहीं थे, बल्कि प्रत्युत ऋषिकायपि सन्ति, ऋषिकाएं भी थी। मतलब जैसे ये कहा जाता है ना कि लेखक का स्त्रीलिंग शब्द लेखिका होता है, तो ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द ऋषिका होता है, याद रखिएगा। जैसे गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? गायिका। नायक का नायिका। लेखक का लेखिका। तो ऋषि का ऋषिका। ऋषिका। जिस प्रकार से मंत्रों के दृष्टा केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी रही है। यानी इस चैप्टर में अभी तक हम लोग क्या पढ़े जा रहे हैं? हमें यही पढ़ना है कि संस्कृत के साहित्य में मंत्रों के संरक्षण में, शास्त्रों के संरक्षण में केवल पुरुष नहीं नारी का भी योगदान रहा है। संस्कृत को आगे बढ़ाने में, संस्कृत साहित्य को आज जिस स्तर पर पहुंचाया गया है उसमें सिर्फ पुरुष का ही हाथ नहीं है, नारी का भी हाथ है। अलग अलग रूपों में, कोई कवयित्री के रूप में, कहीं लेखिका के रूप में, कहीं ऋषिका के रूप में, पर है स्त्री। हम यही पढ़ रहे हैं कि नारी का भी योगदान रहा है। जिस प्रकार पुरुष का योगदान रहा उस प्रकार स्त्री का योगदान रहा। जिस प्रकार ऋषियों का योगदान रहा उसी प्रकार ऋषिकाओं का भी योगदान रहा। यही हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ऋग्वेदे, आप लोग ऋग्वेद का नाम जानते हो? 4 वेद होते हैं। 4 वेद आप लोग सभी लोग जानते हो। 4 वेद का नाम तो जाने हो ना आप सब लोग? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं। और जब ऋग्वेद की बात आई कि ऋग्वेदे यानी ऋग्वेद में चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब 24, चतुर्विंशति का मतलब 24। ध्यान रखिएगा सभी लोग, चतुर्विंशति मतलब 24। ऑब्जेक्टिव सवाल भैया पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव सवाल। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेदे च, और अथर्ववेद में 5 पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। देखो बच्चों, ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का मंत्र मिलता है। ऋग्वेद में 24 ऋषि स्त्रियों ने मंत्रों का दर्शन किया है। 24 स्त्रियां ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितनी? 24। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति है, चतुर्थ नहीं है केवल। चतुर्विंशति मतलब 24, 24। बोलो ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का मंत्र दर्शन प्राप्त हुआ? बताइए सभी लोग, बताओ जल्दी फटाफट। तुम लोग बहुत स्लो हो, रिप्लाई बहुत कम करते हो, जल्दी बताओ। सुबह हो गया है, सुतर बड़ा लोग का क्लास में बबुआ? क्लास में सुते का नहीं है, सोइए मत, सोइए मत। 24, बहुत सुंदर। और अथर्ववेद में 5, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। ऋषिका क्या है? मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो ऋषि लोग होते हैं ना वो पुरुष में हो गए, और जब स्त्रियां ऋषि बनती हैं तो ऋषि न कह के उनको ऋषिका कहा जाता है। स्त्री है ना वो, जैसे लेखक और लेखिका, तो ऋषि और ऋषिका ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है। चतुर्विंशति मतलब 24 या 24 हम कहते हैं। यह अथर्ववेद में 5, यही मत भूलना। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का मंत्र दर्शन। यहां पर देखिए पांचों का नाम क्या क्या है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ये 5 का नाम यहां पे दिया गया है। 5 का नाम यहां पर दिया गया है बच्चों। 5 स्त्रियों ने मंत्र का दर्शन किया था अथर्ववेद में, और चतुर्विंशति ऋग्वेद में 24 मंत्र ऋषिकाओं
अब इसमें 5 का नाम क्या है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगामरणी। ये नाम याद रखिएगा। यहां तक क्लियर होता है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, तो स्त्रियां भी योगदान दी हैं। ये नहीं समझना है कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे वेश धारण किए हैं, सिर्फ पुरुष समाज में ही ऐसा वेश देखने को मिलता है, या संस्कृत के साहित्य में सिर्फ पुरुष का ही योगदान रहा है। ऐसा बात नहीं है बालक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऋषि के साथ साथ ऋषिकाओं का भी योगदान रहा है। अब आ जाइए, अगला जो हमारा है, कह रहा है कि बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। बृहदारण्यक उपनिषद, ये उपनिषद है बच्चों। जैसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा मंगलम, मंगलम चैप्टर उपनिषद से लिया गया, उपनिषद से लिया गया, व्यास जी की रचना है। यहां पर देखिए बृहदारण्यक उपनिषद, ये उपनिषद है, ग्रंथ है। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। इसका मतलब कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी की, याज्ञवल्क्य जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़े विशाल और बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी ऋषि थे। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती, किस उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी, वर्णिता, ऐसा वर्णन किया गया है, दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। सवाल यहां से बनता है बच्चों कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। मैत्रेयी। सर आवाज में बोलिए, स्वीटी दीदी कैसे बोला था? नहीं, हम आवाज है, मैंने बोला था नहीं। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षयति, जिनको याज्ञवल्क्य जी आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य जी किसकी शिक्षा देते हैं बच्चों? आत्म तत्व, आत्म तत्व की शिक्षा। अपना जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक्नवी तिष्ठति यस्म। जनक जी के सभा में, राजा जनक जी का नाम तो सब लोग जानते हैं, जनक जी के सभा में शास्त्रार्थ से कुशल, शास्त्रों से परिपूर्ण, शास्त्रों से निपुण ज्ञान रखने वाली गार्गी और वाचक्नवी बैठती थी उनकी सभा में। स्त्रियां भी वहां पर थी। यानी सिर्फ पुरुष का ही समाज नहीं है, ये समाज नारी का भी है। और संस्कृत के साहित्य में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियों का भी बढ़ चढ़ कर योगदान रहा है। हम लोग यही पढ़ रहे हैं, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गया बच्चों? यहां तक क्लियर समझ में आया? महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत, जीवन भर वेदों का पालन करने वाली, वेदांत का अनुशीलन करने वाली स्त्रियों का वर्णन वहां पर भी मिलता है। महाभारत में भी स्त्रियों का वर्णन देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। इस समाज में सिर्फ पुरुष ही नहीं दिखेंगे, महाभारत हो चाहे रामायण हो, हर जगह पे स्त्रियां मिलेंगी। यहां पे लिखा गया कि महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम, जीवन भर वेदांत अनुशीलन पर आया, वेदांतों को अनुशीलन करने वाली, पालन करने वाली स्त्रियों का वर्णन बड़े आसानी से सुलभ प्राप्त होता है, देखने को मिलता है। महाभारत में भी स्त्रियों का वहां पे भी चर्चा मिलने को, सुनने को मिलता है। जनक, अरे जनक जी का नाम नहीं जानते हो? राजा जनक जी। आई भैया, संजीव भैया, तनिको रामायण वामायण नहीं के पता? बताओ। आई रे दादा, ओहो, ओहो।
चलो आगे देखो। लौकिक संस्कृत साहित्य, जो लौकिक संस्कृत साहित्य है, जो लोगों ने बनाया, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः ४ कवयितॄणां सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। इसका मतलब क्या है? तुम लोग हिंदी अर्थ समझते चलो, बस यही चैप्टर थोड़ा सा साहित्य वाला है, नहीं तो आप थोड़ा बहुत लगता है बच्चों को थोड़ा। लौकिक संस्कृत साहित्य में ४ मतलब 40। देखो पीछे था चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब 24, चतुर्विंशति और ४ दोनों अलग अलग चीज है। चतुर्विंशति मतलब 24 होगा और ४ मतलब 40। 40 कवयित्रियों का करीब सार्धशतम का मतलब शतक का आधा, अर्ध 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 अर्ध, सार्ध स अर्ध, अर्ध मतलब आधा, शतम 100 का आधा 50। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में ४ कवयित्री यानी कि 40 कवयित्रियों का अधिकतर श्लोक, अधिकतर पद इधर उधर प्राप्त होता है, इधर उधर देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। उन 40 में तासु, उन 40 कवयित्रियों में विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। विजयांका प्रथम थी। उन 40 में कौन प्रथम है भैया? विजयांका। ये स्त्री का नाम है, ये स्त्री का नाम है। साच श्याम वर्णा सादिति पद्यनानेन स्फुटी भवती, जो कि श्याम वर्ण की थी। किस रंग की थी बच्चों? श्याम वर्ण की थी, श्याम वर्ण, सांवले रंग की थी। तो विजयांका का वर्ण कैसा था? श्याम वर्ण। विजयांका का वर्ण कैसा था बच्चों? तो श्याम वर्ण कहिएगा। क्या कहिएगा? श्याम वर्ण कहिएगा। चलिए आगे देखिए, कहा जाता है कि नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीलोत्पल का मतलब हो जाता है नील कमल की पंखुड़ी के समान, नील कमल की पंखुड़ी के समान। ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों बोरिंग लगता है बच्चों को, लेकिन मैं बोरिंग नहीं लगने दूंगा। नील कमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्णा, नीलोत्पल दल, दल पंखुड़ी, नील कमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्णा। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। विजयांका नामक कवि, विजयांका, अब विजयांका नामक कवि नहीं, कवयित्री, सॉरी, नीले कमल की पंखुड़ी के समान विजयांका नामक कवयित्री को दंडी जो थी, दंडी, बिना जाने दंडी ने क्या कह दिया था? सर्व शुक्ला सरस्वती, जो कि व्यर्थ कहा है। अब इसका मतलब आप लोग समझो। इसके पहले लिखा हुआ है कि विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते साच श्याम वर्ण सादिति पद्ये नानेन स्फुटी भवती। मतलब ये है कि विजयांका श्याम वर्ण की है। विजयांका जो थी बच्चों श्याम वर्ण की थी, और यह इस पद्य से प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। किस पद से स्पष्ट होता है? इस पद से। इस पद में क्या लिखा है? नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीले कमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण विजयांका कवयित्री को, यानी यहाँ पे क्या लिखा है? विजयांका का वर्ण कैसा बताया गया है इस पद में? इस पद में क्या कहा गया कि विजयांका का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण। नीले कमल के पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण, श्याम वर्ण की जैसी दिखने वाली विजयांका जो है, इसको बिना समझे बूझे दंडी, दंडी स्त्री, इन्होंने क्या कहा था?
सर्व शुक्ला सरस्वती, गोरे रंग वाली, जबकि ऐसा व्यर्थ कहा था, वो विजयांका श्याम वर्ण की ही है। तस्याह काल अष्टम शतकमीन अनुमीयते, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका समय जो है बच्चों अष्टम 8वीं शताब्दी है ऐसा अनुमान किया जाता है। अनुमीयते, अनुमीयते मतलब अनुमान किया जाता है। बताओ सभी लोग समझ पा रहे हो? देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना बस, और कुछ नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को लगता है क्योंकि संस्कृत साहित्य के बारे में बताया गया है। उस समय विजयांका का जो समय काल बताया जाता है अष्टम शत 8वीं शताब्दी का काल बताया जाता है। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य राज्ञी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। देखिए चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी, देखिए चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी जो कि विजय भट्टारिका, इसको बहुत लोग विजयांका ही मानते थे। किंच शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदः प्रसिद्धा। अब देखिए इसमें कई सारी स्त्रियों का नाम बताया गया। इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया कि संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत के साहित्य में लेखिकाएं किस प्रकार से अपना योगदान दी हैं वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ये सब क्या, और भी दक्षिण भारतीय लेखिका जो साउथ इंडियन है, अपने अपने स्पष्ट पदों के कारण ही प्रसिद्धि प्राप्त की हैं। यानी इनका श्याम मिश्र, श्याम का मतलब सांवला होता है, श्याम का मतलब सांवला वर्ण होता है, ठीक है। तो चंद्रादित्य की रानी का नाम विजय भट्टारिका। अब इस चैप्टर में थोड़ा नाम ही बच्चों याद रखना बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन बारंबार प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से चीजें सही हो जाती है। शीला भट्टारिका है, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, दक्षिण भारतीय कई सारी संस्कृत लेखिकाएं हैं जो अपने स्फुट पद के कारण, अपने स्पष्ट पदों के कारण ही प्रसिद्ध हुई हैं। ये जो जिन्होंने ये सब लिखा, ये अपने अपने पदों के कारण ही प्रसिद्ध हुई हैं। विजयनगर राज्य के नरेश, विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए थे, बहुत प्रयास किए थे। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन। तो विजयनगर राज्य के राजा, विजयनगर राज्य के जो राजा लोग थे वो संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए बहुत कोशिश की थी। विदितमेव, ये बात ज्ञात है कि उन्होंने बहुत कोशिश किया। उनके अंतःपुर में तेषां मंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन, उनके अंतःपुर में संस्कृत की रचना में निपुण रानियां भी थी। क्या थी? रानियां भी थी। कंपड़ रायस्य, देखिए यहां पे चतुर्दश शतकम चल रहा है। कंपड़ राय की राज्ञी, राज्ञी मतलब रानी, कंपड़ राय की रानी का नाम क्या था बच्चों? गंगा देवी, जिन्होंने मधुरा विजयम महाकाव्य लिख दिया अपने स्वामी मदुरै के विजय घटना मां श्रीत्या रचयत। समझिए सभी लोग, कंपड़ राय की रानी का नाम गंगा देवी। 14वीं शताब्दी का काल चल रहा है, चतुर्दश शतकम। कंपड़ राय की रानी गंगा देवी, इन्होंने मधुरा विजयम महाकाव्य अपने पति के विजय की घटना पर आधारित करके लिख दिया। भाई तो स्त्रियों का योगदान रहा है ना जी, स्त्रियां जो है। अब देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है कि कंपड़ राय की रानी, रागी रानी, 14वीं शताब्दी का बात चल रहा है, गंगा देवी नाम है। कंपड़ राय की रानी का नाम क्या है बच्चों? रागी, रागी मतलब रानी होता है, हाँ चांदनी, रागी मतलब रानी होता है। सुन लीजिए, ये बस थोड़ा सा है, बस यही आप लोग समझ गए तो ठीक है। कंपड़ राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। इन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य स्वस्वामिनो, अपने स्वामी जिनका नाम था मदुरै, मदुरै अपने, अब सुनिए, कंपड़ राय की रानी
गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य जो है बच्चों लिखी। ठीक है, तत्रालंकारणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते, वहां अलंकारों का प्रयोग हृदय को आकर्षित करने वाला है। आवर्जको वर्तते, जो रचना इन्होंने लिखा है उसमें जो अलंकार का प्रयोग किया गया है बात मस्त एकदम। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युत रायस्य रागी तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्य रचयत। सुनिए, अब 16वीं शताब्दी में चले हम। षोडश शतके, 16वीं शताब्दी की बात। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले, शासनम कुर्वतः, समझो सभी, षोडश शतके 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी, किनकी? अच्युत राय की रानी, जिनका नाम था तिरुमलांबा। बस यही नाम याद रखना है आप लोगों को। कंपड़ राय की रानी गंगा देवी, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने जो है बच्चों वरदांबिका परिणय नामक एक बहुत बढ़िया चंपू काव्य लिख दिया। जैसे गंगा देवी ने लिख दिया मधुरा विजयम, क्या लिख दिया? मधुरा विजयम। उसी प्रकार यहां पर देखिए सभी लोग, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वरदांबिका परिणय रच दिया, लिख दिया। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। चातीव का मतलब च अतीव। अब सुनिए, इन्होंने जो लिखा संस्कृत गद्य की जो छटा है, आय हाय हाय, क्या मस्त पदावली, सुंदर पद विन्यास के कारण, ललित पद विन्यासेन, सुंदर पद विन्यास के कारण च अतीव शोभते, बड़ा सुंदर लगता है। जैसे मधुरा विजय में कहा गया कि जो उन्होंने अलंकार इस्तेमाल किया है बहुत ही शानदार लिखा है उन्होंने। किसने? गंगा देवी ने। यहां उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने लिख दिया वरदांबिका परिणय। और इन्होंने जो समस्त पदावली का इस्तेमाल किया, जो सुंदर पद का विन्यास किया, जो सजा सजा करके लिखा, वो बहुत ही सुंदर है। यानी स्त्रियां अपने तरफ से बहुत मेहनत की है संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? चलिए, संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। अब सुनिए, संस्कृत साहित्य में प्रयोग किया गया लंबा लंबा पद, दीर्घतम का मतलब लंबा, संस्कृत साहित्य में प्रयोग किए गए लंबे लंबे जो पद समासिक होते हैं वो वहीं पर प्राप्त होते हैं, तत्रैव लभ्यते, उनकी रचनाओं में ही प्राप्त होते हैं। इस स्तर की लिखा है इन्होंने। ऋषभ कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, बाबू पढ़ाई पे ध्यान दे दो। आपका भी जिम्मेवारी बनता है, ठीक है ना? जिम्मेवारी आपका भी बनता है। चलिए, ये लास्ट पंक्ति है, यहां पर देखिएगा। आधुनिक काल में, आज के समय में संस्कृत की लेखिकाओं में एक नाम बड़ा चर्चा है जिसका नाम है पंडिता क्षमा राव। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की जो है विदुषी बड़ी प्रसिद्ध है। तब ये पूछेगा आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में किनका नाम प्रसिद्ध है? पंडिता क्षमा राव, जिनका जन्म काल और मृत्यु काल यहां पे दिया गया है, पूरा जीवन ही दिया गया है। तो पंडिता क्षमा राव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम, इन्होंने अपने पिता के ही बारे में
इनके पिताजी का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग के पूरे जीवन चरित्र को ही लिख दिया, जिसका नाम था शंकर चरितम। रचना का नाम क्या था बच्चों? शंकर चरितम। शंकर चरितम, गौर करिएगा आप सभी लोग। शंकर चरितम आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव जो है, पंडिता क्षमा राव नाम की जो विदुषी है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। इनके पिताजी शंकर पांडुरंग पंडित नाम था उनका, और इनके जीवन चरित्र पर रचना उन्होंने लिखा जिसका नाम है शंकर चरितम। क्या नाम है? शंकर चरितम। सुनिए, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के इन्होंने, किसने? इन्होंने, पंडिता क्षमा राव जी ने लिखा, सत्याग्रह गीता लिख दिया, मीरा लहरी लिख दिया, रचना है ये सब, कथा मुक्तावली लिख दिया, अनेक प्रकार के परिषद यात्रा लिख दिया इन्होंने, ग्राम ज्योति, अनेकों अनेकों पद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। पंडिता क्षमा राव ने बच्चों गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के ये अनेकों अनेकों पदों की रचना कर दी। ये इतनी बड़ी लेखिका थी। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम का जो नाम है वो बड़ी प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान जीवन चरित्र पर लिख दिया शंकर चरितम। सवाल पूछेगा शंकर चरितम किसकी रचना है, क्या कहिएगा? शंकर चरितम पंडिता क्षमा राव की रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पंडिता क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, अनेक विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, अनेकों प्रकार के पद और ग्रंथों को इन्होंने लिखा है। वर्तमान काल में लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्तयो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयंती। वर्तमान समय में लेखन में कई कवयित्रियों में बच्चों जिनका नाम आप सुनिए, कुछ नाम और आ रहा है। क्या आ रहा है? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये आजकल प्रतिदिन अनुदिनम, दिन प्रतिदिन बच्चों क्या कर रही हैं? संस्कृत साहित्य को पुरयंती, पूर्ण कर रही हैं। संस्कृत साहित्य को क्या कर रही हैं प्यारे बच्चों? पूर्ण कर रही हैं। कौन? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। यानी कि पूरे संस्कृत में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा इस चैप्टर को, हमें यही पढ़ने को मिला कि प्यारे बच्चों संस्कृत के साहित्य में जिस प्रकार पुरुष का योगदान रहा है उसी प्रकार स्त्री का भी योगदान रहा है। जिस प्रकार ऋषि लोग का योगदान रहा है उसी प्रकार से ऋषिकाओं का भी, जो स्त्री में ऋषि लोग होती है ना, ऋषि का स्त्रीलिंग वर्ड है ऋषिका। जब महिला कोई ऋषि बनती है तो ऋषिका कहलाती है, जब पुरुष कोई ऋषि बनता है तो ऋषि ही कहलाएगा। तो इन लोगों का, जिसमें कई सारे लोगों का नाम हमने सुना, हमने कंपड़ राय की रानी गंगा देवी की रचनाओं के बारे में पढ़ा, पूरे संस्कृत में ही लिख दिया। हमने अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा के बारे में सुना, उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया काव्य लिख दिया पूरे संस्कृत में। हमने आधुनिक लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव का नाम सुना, जिन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र पर ही पूरा एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम है शंकर चरितम। इसके अलावा गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वही पंडिता क्षमा राव ने लिख दिया गीता, मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, उसके बाद कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, अनेकों चीज लिख दिया उन्होंने। इसके बाद आज वर्तमान समय में मिथिलेश कुमारी मिश्र जी, उसके बाद वनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, इन जैसी कवयित्री जो है, इन जैसी कवयित्री कह लीजिए, लेखिका कह लीजिए, इनका जो लेखन है अनुदिनम, प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रहा है। आज भी लेखिकाएं हैं, संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ा रही हैं। तो इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिला कि संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का बड़ा योगदान रहा है, महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन वैदिक काल से लेके आज तक, वेदों का जब समय चल रहा था उस समय से लेकर के आज तक स्त्रियों का महत्व संस्कृत के साहित्य में
बिल्कुल रहा है, उनका योगदान बिल्कुल रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए, समझ में आ गया बच्चों? बताइए सभी लोग, समझ में आ गया? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच साथियों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए